सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। आज जो है हम लोग मेटल नॉन मेटल का पार्ट 4 करने वाले हैं। पहले ही 3 पार्ट इस चैप्टर के बन चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए, तो जाके आपको ये पार्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद फिर आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं ये भी देखेंगे, और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं ये भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसे कौन से दो मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे नाइट्रिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मेटल के साथ रिएक्ट करने के बावजूद वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करके वो क्या करता है, वो वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। पर दो मेटल्स हैं जिनके केस में हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होता है, वो कौन से दो मेटल्स हैं वो आपको बताना है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करें, अगर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहें, लास्ट में आपको इसका आंसर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसको कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है या लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको एकदम सिंपल आसान भाषा में डिफाइन कैसे करेंगे, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, ये डायग्रामेटिकल जो है ये रिप्रेजेंटेशन है। इट इज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्डिंग्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड में जो बॉन्डिंग हुआ, ठीक है, कोई एक कंपाउंड जो फॉर्म हुआ किन्हीं दो एलिमेंट से, तो उन दो एलिमेंट्स के बीच में क्या बॉन्ड, कैसे वो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, जब हम उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। डॉट वर्ड इसलिए है क्योंकि हम जो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कंपाउंड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, वो तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका नाम लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। लुईस सर ने दिया था, इसलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका नाम है। तो बॉन्डिंग्स का अगर हम बात करें यानी बॉन्ड्स का, तो दो तरह के हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड है और एक आयोनिक बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो आपने क्लास 9 में पढ़ लिया है। आज हम लोग आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड्स से पहले, या आयोनिक बॉन्ड का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयोनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है कि जो फॉर्म कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। एक एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दिया, किसी और एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और किसी दूसरे एलिमेंट ने उसको गेन कर लिया, तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो जनरली ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं मेटल्स, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं आसानी से, आप कह सकते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड इन जनरल किसके किसके बीच फॉर्म होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है, ठीक है। ये हो गया आयोनिक बॉन्ड। तो वैसे ही आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा। द कंपाउंड हैविंग आयोनिक बॉन्ड, ऐसा कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। इजी है एकदम। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, किसके, आयोनिक कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं ये। NaCl, या आप कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें आयोनिक बॉन्ड है। सोडियम क्लोराइड, नमक यूज करते हैं हम लोग घरों में, ठीक है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। फिर कैल्शियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये 4 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कंपाउंड। इन चारों का भी हम फॉर्मेशन करेंगे, आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ इनके बीच वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले NaCl से। अगर हम सोडियम और क्लोरीन का बात करें तो सबसे पहले देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 1। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो याद कीजिए ऑक्टेट रूल जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी भी
एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में, वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल है। ठीक है, हीलियम के आसपास वाले एलिमेंट्स में नहीं, वहां ड्यूप्लेट फॉलो होता है जैसे हाइड्रोजन में, है ना, तो वो नहीं। अगर हम बाकी एलिमेंट्स का बात करें जो हमारे नोबल, दूसरे हीलियम के अलावा दूसरे नोबल गैसेस के करीब एलिमेंट्स हैं, उनका हम लोग बात करें अगर, जैसे सोडियम है, तो उन एलिमेंट्स में क्या है कि अगर उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में, वैलेंस सेल में अगर क्या होगा, अगर क्या प्रेजेंट होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो स्टेबल होगा, वो स्टेबल होगा। यानी कि अगर आप यहां देखें तो सोडियम का अगर बात करें तो सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा बेचारा, इसको तो 8 पूरा करना है, तो इसके पास 2 रास्ता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ले ले, या फिर इस 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दें यहां से, तो आप इसका 2-8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 8 हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो ये स्टेबल हो जाएगा। यही दोनों में से एक चीज ये कर सकता है। तो आसान क्या है आप ही बताइए, आसान ये होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाए, है ना। तो मतलब सोडियम क्या करता है, सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाता है। अब अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्यों लूज किया, स्टेबल होने के लिए लूज किया, ठीक है। अब लूज किया तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कहां से आया, यहां नहीं था, यहां कैसे आ गया, है ना, यहां नहीं था, यहां कैसे आ गया। तो आप इसको समझने के लिए हम लोग एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखें सोडियम का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो 11 अगर एटॉमिक नंबर है तो 11 प्रोटॉन्स होंगे, 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दोनों पे सेम चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, दोनों पे सेम चार्ज है, मतलब +11 -11, तो चार्ज कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां पे कोई चार्ज नहीं था। पर जैसे ही सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्रोटॉन तो उतने रह गए, पर 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब 1 प्रोटॉन का चार्ज जो है वो सोडियम पे आ गया, इस जिसको हम सिंगल प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस प्लस का मतलब क्या है कि 1 प्रोटॉन का चार्ज है सोडियम पे अब। ठीक है, मतलब सोडियम सिंगल पॉजिटिव चार्ज है सोडियम के ऊपर। तो अब अगर ये हो गया सोडियम का, वैसे अगर क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन का अगर हम एटॉमिक नंबर का बात करें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 287 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो, ठीक है, क्यों ये हम कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके पास भी 2 रास्ते हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाए या 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, या 7 लूज कर जाएगा तब भी 8 हो जाएगा। पर 7 लूज करना बहुत मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या कह सकता है, क्लोरीन के लिए आसान क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या होगा, यहाँ Cl- हो जाएगा। Cl- अब क्यों हुआ, Cl- इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 17 था इसका एटॉमिक नंबर, 17 एटॉमिक नंबर था, तो 17 प्रोटॉन्स थे और इलेक्ट्रॉन्स भी 17 ही थे। तो ये इसका फाइनल चार्ज 0 था जब ये क्लोरीन एटम था। पर जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो 17 से 18 हो गया। तो एक चार्ज -1 चार्ज जो है वो बढ़ गया क्लोरीन एटम से पे, तो ये क्या हो गया, Cl- इसने फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो आप देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, इसको दोनों को आयंस बोलते हैं। ठीक है, जो एटम्स जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया है या गेन किया है तो उन पे चार्ज आ जाता है, ऐसे एटम्स को हम लोग आयंस बोलते हैं। ठीक है, और आयंस कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, यही देख रहे हैं, एक पॉजिटिव वाला है, एक नेगेटिव वाला है। तो जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कैटायन बोलते हैं। जो नेगेटिव आयन होता है उसको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैटायन है, ये एनायन है। तो देखिए अब इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उन्हीं को दर्शाते हैं। जैसे सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे सोडियम के आगे। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम एटम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर।
अब क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दीजिए क्लोरीन के। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां पे दे दिया। तो अब देखिए क्या हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का था, जो सोडियम ने लूज किया, यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम का था ये कहां चले गया? क्लोरीन एटम के पास चला गया, है ना। जब ये क्लोरीन एटम के पास चला गया तो अभी आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो सोडियम है उस पर प्लस चार्ज आ गया, जो क्लोरीन है यहां पे इसमें माइनस चार्ज आ गया। दो अपोजिट चार्ज वाले यहां पे आयंस फॉर्म हो गए। जो भी आपने देखा कि दो अपोजिट चार्ज वाले आयंस अगर फॉर्म हो गए तो क्या होगा? अगर दो अपोजिट चार्ज वाले आयन फॉर्म होंगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हमने ये पढ़ा है कि अगर दो अपोजिट चार्ज होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? दोनों एक बॉन्ड बना लेगा आपस में, और जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे? NaCl बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसका माइनस प्लस चार्ज कहां गया? चार्ज कहां चला गया? अब पूरे टोटल पे अगर हम चार्ज देखें, ये एक पॉजिटिव चार्ज था पूरा, ये एक नेगेटिव चार्ज था। तो दोनों का जब दोनों ऐड हो गए, एक कंपाउंड बना दिए, तो दोनों 1 प्लस 1 माइनस क्या हो गया? ओवरऑल चार्ज फिर से 0 हो गया। तो यहां पे देखिए ऐसे कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, इनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इन दोनों के बीच में, है ना। दो अपोजिट चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने NaCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसी को NaCl का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स आयोनिक कंपाउंड्स के, इनका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इसका हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो कैल्शियम एटम को देखिए, तो कैल्शियम का अगर आप एटॉमिक नंबर पता होगा आपको कितना है? 20 है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो है 2 8 8 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैल्शियम का। तो देखिए फिर सोडियम जैसा ही है ना, सोडियम जैसा ही है। सोडियम में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है कैल्शियम में। तो कैल्शियम को क्या करना होगा? या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, है ना। या तो 6 गेन करो या 2 लूज करो, तब आपका ऑक्टेट पूरा होगा, तो आप स्टेबल हो जाइएगा। ये कैल्शियम को कहा गया। तो कैल्शियम क्या बोला कि 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना तो बहुत मुश्किल है, तो चलो मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता हूं। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। अब देख लीजिए, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो उस पर 1 प्लस चार्ज आया था। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। क्यों होगा? क्योंकि देखिए कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन थे और 20 ही इलेक्ट्रॉन थे, पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अब सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन ही बचे। तो 2 प्रोटॉन्स का जो चार्ज है वो उसके एटम पे आ जाएगा, और ये क्या बना दिया? कैटायन बना दिया, है ना। ऐसे ही क्लोरीन, तो क्लोरीन का तो आपको समझ में आ ही गया है ना। क्लोरीन है यहाँ, तो क्लोरीन क्या होगा? क्लोरीन यही 1 इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करता है ना। तो क्या बन जाता है? Cl माइनस बन जाता है। पर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है? तो दोनों एक्सेप्ट करने के लिए हमको 2 क्लोरीन चाहिए। 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, 2 Cl माइनस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे अगर, तो कैसे? देखिए कैल्शियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अब क्लोरीन का अगर बात करें तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 7 है। अभी हमने देखा था क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन तो कैल्शियम ने इस क्लोरीन को दे दिया। चलो इस क्लोरीन को दे दिया तो क्लोरीन ने ले भी लिया। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन, अब 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया। इसीलिए देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम्स है, मतलब दूसरा क्लोरीन एटम क्या करेगा? वो अगले इलेक्ट्रॉन को लेगा कैल्शियम के। तो अगर इस तरह से होगा तो क्या होगा? तो अब देखिए क्या होगा। अब आपका जो कैल्शियम है उस पर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना।
और क्या होगा, Cl जो है उसमें माइनस चार्ज होगा, पर Cl होंगे कितने, 2 होंगे Cl एटम्स, ठीक है। और कितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका बना लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो कैल्शियम और क्लोराइड ने इस तरह से कंपाउंड बनाया। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कौन से फोर्स के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, और क्या बना देंगे, और CaCl2 फॉर्म कर देंगे। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। अब हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में देखिए, मैग्नीशियम है हमारा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 282 होता है। ऑक्सीजन का बात करते हैं, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए दोनों एटम्स को, तो वही बात है, मैग्नीशियम कैल्शियम जैसा ही है। मैग्नीशियम को बोला गया कि या तो भैया तुम 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो या ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, तब जाके तुम स्टेबल हो जाओगे। तो मैग्नीशियम बोला 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना तो बहुत मुश्किल है, तो चलो मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन को सेक्रीफाइस कर देता हूँ, लूज कर देता हूँ, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ भी वही कंडीशन, ऑक्सीजन को बोला कि 6 इलेक्ट्रॉन तुम लूज कर जाओ या 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लो, तो फिर ऑक्सीजन वही बोलेगा क्या कि 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना तो बहुत मुश्किल है, 2 इलेक्ट्रॉन मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं गेन कर लूंगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे होगा। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको करके देखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है जितना इलेक्ट्रॉन लूज होगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ऑक्सीजन का अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यही होगा। तो अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैग्नीशियम का अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन के पास कितने एटम्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को मैग्नीशियम ने दे दिए, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं मैग्नीशियम ने लूज किया, ऑक्सीजन ने गेन कर लिया। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या होगा, अब आपका Mg जो है उस पर +2 चार्ज आ जाएगा। O जो है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे और MgO जो है आपका कंपाउंड यहाँ फॉर्म हो जाएगा। तो आप ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, वेरियस कंपाउंड्स हैं, आयोनिक कंपाउंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर आप बना के देख सकते हैं घर पे, ठीक है। तो आप जरूर बनाएं 2-3 स्ट्रक्चर्स और कोशिश करें कि उन स्ट्रक्चर्स को कमेंट सेक्शन में भी जरूर डालें। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत ही आसान है। उनके जो आप नेचर से जो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो आयंस के बीच में, उसी से जो है आप सारे प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं आसानी से। पहला देखिए फिजिकल स्टेट है, ठीक है। फिजिकल स्टेट, अब बताइए कि अगर 2 एटम्स एक दूसरे को एकदम टाइटली बॉन्ड करके रखे हुए हैं, टाइटली पकड़ के रखे हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, बहुत कम गैप होगा, बहुत कम गैप होगा। तो कैसे स्टेट में वो पाए जाएंगे, सॉलिड, है ना। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा अगर हम बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, फिर से वही बात आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में कि दोनों एटम्स के बीच में, दोनों आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो उनको ब्रेक करना, उनके बॉन्ड को, वो भी बहुत मुश्किल होगा। तो अगर वो मुश्किल है तो इसका मतलब क्या, हाई होगा उनका, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, काफी हाई होगा, क्योंकि इनका जो बॉन्ड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि उसको ब्रेक करने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना होगा। तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी का बात करें तो आयोनिक कंपाउंड
का अगर हम सॉल्युबिलिटी का बात करें तो जनरली दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लगभग जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट सॉल्युबल इन सम सॉल्वेंट्स लाइक कैरोसिन, पेट्रोल, ठीक है, etc, ठीक है। इन सॉल्वेंट्स में जैसे कि कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब में आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सॉल्युबल नहीं है, पर वाटर में सॉल्युबल होते हैं इन जनरल। इसके बाद अगर हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बात करें तो आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। जितने भी आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में गया है, इलेक्ट्रॉन जाना आना, यही इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, यही होता है। तो वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, पर कब, एक्वस स्टेट में, ठीक है। जब आयोनिक कंपाउंड जो है हमारे वो कब कहां होंगे, एक्वस स्टेट में होंगे, उस समय सिर्फ वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, रीजन होगा। रीजन हम इसका ऐसे तो पढ़ चुके हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने NaCl को वाटर में डाल दिया, तो क्या होता है कि ये जो NaCl है ये ब्रेक हो जाता है Na+ और Cl- आयंस में। Na+ और Cl- आयंस में ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है कि ये दोनों आयंस हैं एंड आयंस आर द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयंस को हम लोग कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं, करेंगे कैरी, क्योंकि ये क्लोरीन जाएगा कहां, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनके साथ, इन आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो वो क्या बन जाएगा, ये जो आपका सॉल्यूशन है ये कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन एक्वस स्टेट। इंपॉर्टेंट बात है, एक्वस स्टेट में होना इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक्वस स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेंगे, नहीं है नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड फिनिश कर लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ना था हमको। तो वक्त आ गया है उस क्वेश्चन का आंसर देने का जो हमने आपके वीडियो को स्टार्टिंग में पूछा था। क्या पूछा था हमने कि नाइट्रिक एसिड जो है उसमें ऐसे कौन से दो मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं पर वाटर फॉर्म नहीं करके हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो वो दो मेटल्स कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम है और मैग्नीज है, ठीक है। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज ऐसे दो मेटल्स हैं, जब इनको हम नाइट्रिक एसिड में डालते हैं तो वाटर फॉर्म नहीं होता है बल्कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। तो वक्त आ गया है गुड बाय करने